हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी हमारी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। 7th क्लास की पॉलिटी कर रहे हैं हम। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे 6th क्लास की पूरी ज्योग्राफी की जो मैराथन क्लास है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा क्योंकि वो 2 घंटे के करीब 2 घंटे की क्लास है। उसमें 6th क्लास की पूरी ज्योग्राफी कवर है, तो वो आप जरूर देखिएगा। 2 घंटे में, पौने 2 घंटे में आप 6th क्लास की ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। उसमें उसमें हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे छोड़ा गया है, सारे पॉइंट को अच्छे से बताया गया है, तो वो चीज आप जरूर देख लें। मैं बार बार हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है ताकि हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चले। और फिर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो अभी पूछा गया वही क्वेश्चन डायरेक्ट फिर से पूछ लिया जाए। उसमें यह होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ थ्योरी भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमें पैटर्न के लिए देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, फिर जो हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें टाइम कैसे उसमें अपना बनाना है कि हमें कितने टाइम में क्या क्वेश्चन करना है। तो ये सब चीज के लिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और मैं 2011 से लेके 24 तक के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवा रही हूँ। अभी 16 से 24 तक के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 2016 से 2024 तक के। अब उसके पहले के क्वेश्चन में करवाऊंगी, जैसे कि 16 फरवरी का हमारा नहीं हुआ, 16 सितंबर का मैं अपलोड कर चुकी हूँ, फरवरी का, फिर 15, ऐसे करके मैं पीछे ही चल रही हूँ। तो पीछे चल के मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखना बहुत जरूरी है, उसे देखिए। जिनके पास टाइम कम है, जो अब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मेरी छोटी सी टिप्स है कि वो दिन के 3-4 घंटे पढ़ाई के लिए जरूर दीजिए। सीटेट के लिए 1 घंटा आप सब्जेक्ट के लिए दीजिए, जो भी सब्जेक्ट हो, आपका साइंस हो, सोशल साइंस है, जो भी है, 1 घंटा आप अपने सब्जेक्ट के लिए दीजिए। उसमें सब्जेक्ट में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखिए हर दिन। ओके, हर दिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, साथ के साथ आप मैराथन क्लासेस देखिए, और फिर टाइम बचे उसमें से तो आप थ्योरी जरूर देखें। थ्योरी में बहुत टाइम नहीं लगता, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उतने देर में आप थ्योरी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, अगर मान के चले तो 20 दिन भी हमारे पास है तो बहुत है। सीटेट की तैयारी के लिए है हमारे पास सफिशिएंट टाइम, तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम ज्यादा देना होगा, बिल्कुल सीरियसली लगना होगा पढ़ाई में। ठीक है, और जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनका थ्योरी साथ के साथ होता गया है। सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की थ्योरी में अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो सारे वो देख चुके होंगे। अब हम क्या देख कर रहे हैं, पॉलिटी कर रहे हैं। 6 की पॉलिटी हो चुकी है हमारी, 7 की पॉलिटी कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 है ये, क्या है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसके पहले जो चैप्टर नंबर 1 था, हम समानता के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें कि कांता के बारे में पढ़ रहे थे कि समानता किस तरह से कांता को एक जगह दिखा कि हमारे लोकतंत्र में समानता का अधिकार मिला, और वहीं पे दूसरी जगह जब हॉस्पिटल गई थी तो उसे असमानता देखने के लिए मिला कि जो पैसे वाले हैं वो तो आराम से इलाज करवा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उन्हें लंबे लाइन में खड़ा होना पड़ा है। तो ये था किस तरह से अमीरी और गरीबी में असमानता बहुत तरीके के होते हैं, तो अमीरी और गरीबी के रूप में। दूसरा क्या है, जातिगत असमानता, धर्मगत असमानता, और फिर तीसरा है हमारे महिला और पुरुष, यानी कि लड़के और लड़कियों में असमानता। ठीक है, तो ये सारा मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पढ़ा चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या होती है। साथ ही जो वो अनुच्छेद 15 के अंश हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 7th क्लास की पॉलिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर नंबर 1 भी आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी पॉइंट है उसमें कम है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है, उससे क्वेश्चन आ चुका है कई बार। जो मैं प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में जो करवा चुकी हूँ उसमें आप देख चुके होंगे, कई बार उससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं अब चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी कि आदमी को स्वस्थ रखने में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, शिक्षा प्रदान करें, स्वास्थ्य प्रदान करें, रोजगार प्रदान करें और गृह निर्माण, सड़कों का निर्माण, ये सब कार्य हमारी अपेक्षा होती है कौन करे, सरकार करे, और ये सरकार को करना भी चाहिए, इसीलिए हम सरकार को चुनकर सत्ता में भेजते हैं। ओके, अब देखिए स्वास्थ्य क्या है।
स्वास्थ्य क्या है? बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना चाहिए। तो स्वास्थ्य क्या सिर्फ यही है कि हम सिर्फ स्वस्थ हैं, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ यही स्वास्थ्य है? नहीं, देखिए जो अस्वस्थ होने का रीजन यहाँ पे जो सारा कुछ दिया गया वो सारे ही अस्वस्थ होने का रीजन है। यहाँ देखिए पानी ला रही है मटके में, पता नहीं कहाँ से ला रही है, तो किस तरीके का पानी ला रही है। नाई है तो नाई का भी जो अस्तुरा होता है वो भी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल उस लोहे में कोई इन्फेक्शन ना हो, वो भी मतलब कि स्वस्थ रहने का एक तरीका है। यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ये गंदगी है, देख रहे हैं झोपड़पट्टी गंदगी है, तो यहाँ पे लोग अस्वस्थ हो सकते हैं, जो हम पीछे कांता के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। अब क्या है, बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है? याद रखिएगा, जो जीवन का अधिकार है, जीवन के अधिकार में यह भी बोला गया है कि जीवन के अधिकार में ही स्वच्छ वातावरण और प्रदूषण मुक्त वातावरण और स्वच्छ हवा के अधिकार की भी बात की गई है। ठीक है, जीवन के अधिकार में हमें यह भी अधिकार मिला है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में हम रहें और स्वच्छ हवा हमें मिले। ओके, यहाँ पे है कि बीमारी के अलावा क्या है, उन कारणों पर भी हमें विचार करना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। क्या है, पीने के पानी का स्वच्छ होना जरूरी है, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलना चाहिए जिससे हम क्या होता है सामान्यतः स्वस्थ रहते हैं। प्रदूषण मुक्त वातावरण और स्वच्छ पानी सबसे जरूरी है हमारे लिए। स्वच्छ पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और वातावरण में अगर पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, कूड़ा कचरा कहीं पे डला हुआ, वहीं पे हम खाना खा रहे हैं, वहीं पे हम रह रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, बीमारी होती है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आगे है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में किस तरीके के स्वास्थ्य सेवाएं? तो आपको पता है कि भारत में बहुत ज्यादा डॉक्टर हैं। ये क्या है, संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा विद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, संसार भर में भारत में सबसे अधिक हॉस्पिटल हैं। चिकित्सा विद्यालय का मतलब होता है मेडिकल कॉलेज। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज और सबसे ज्यादा डॉक्टर यहाँ तैयार किए जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की कमी महसूस होती है। ग्रामीण क्षेत्र में हमें डॉक्टर की हॉस्पिटल की कमी होती है, क्योंकि जो भी मेडिकल पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो या तो शहरों में जाके रहते हैं या फिर जो विदेश चले जाना पसंद करते हैं पैसे ज्यादा कमाने के लिए। ठीक है, कि वहां से उन्हें इनकम ज्यादा हो गया। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है, पहला तो यह है चिकित्सा पर्यटक। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि चिकित्सा पर्यटक कौन है, चिकित्सा पर्यटक क्या है। तो इसमें आया था चिकित्सा पर्यटक क्या है, इस मतलब कि इसमें उसमें एक क्या ऑप्शन था कि क्या होता है कि भारत में ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने इलाज करवाने के लिए जाते हैं, उसे चिकित्सा पर्यटक कहते हैं। तो ये नहीं है। चिकित्सा पर्यटक किसे कहते हैं? भारत में विदेश से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। पर्यटक मतलब घूमना। ठीक है, चिकित्सा पर्यटक यानी कि चिकित्सा इलाज के लिए विदेश से जो व्यक्ति भारत आते हैं, जो लोग भारत आते हैं, उसे क्या कहते हैं? चिकित्सा पर्यटक। यानी कि वो इलाज करवाने के लिए भारत आए हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं भारत इलाज करवाने के लिए? वह उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। ठीक है, वो जो इलाज के लिए भारत के वैसे अस्पतालों में आते हैं जिसकी तुलना क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में सबसे अच्छे हॉस्पिटल में की जाती है, और फिर यहाँ पे इलाज का खर्चा भी कम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत विश्व का दवाइयां निर्माण करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत विश्व का दवाइयां निर्माण करने वाला किस नंबर पर भारत का दवाइयां निर्माण करने वाला देश है? तो तीसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयां निर्यात होती है विदेश में। अब है संचारणीय बीमारियां। संचारणीय यानी कि जो एक दूसरे से फैलता है, वो बीमारी क्या है? हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती है। इन बीमारियों से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। याद रखिएगा, बिल्कुल इसमें बीमारी का नाम भी आता है कई बार कि ये किस तरह की बीमारी है। तो संचारणीय बीमारी है, हैजा पेट में कीड़े और हेपेटाइटिस संचारणीय बीमारी है, यानी कि पानी के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो संचारणीय बीमारी किस प्रकार की बीमारी होती है? जो पानी के द्वारा फैलती है, यानी कि पानी में अगर गंदगी हो तो इस तरह की बीमारियां होती हैं। हैजा, पेट में कीड़े और हेपेटाइटिस, इस तरह की बीमारियां पानी में गंदगी होने के कारण होता है और इसे हम क्या बोलते हैं? संचारणीय बीमारी। बिल्कुल नोट करना है, मैं हमेशा आपको बोलती आई हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाते जाइए। अभी भी हमारा पॉलिटी रह गया है, जो नोट्स मेरे मतलब कि जो मेरी बात मान रहे होंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नोट्स उनका तैयार हो चुका होगा। बस रिवीजन के साथ साथ आप जो मैं मैराथन क्लासेस डाल रही हूँ उसमें क्लासेस देखिए,
रिवीजन करिए, बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए कि जो वीडियो सारा देख चुके हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, अपने नोट्स को पढ़िए, दोबारा से वीडियो देखिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। बेटा आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल टिप पे कर लेंगे आराम से। आपको मतलब एक कोई भी क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, सोशल साइंस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है। अगर आप थ्योरी जो भी वीडियो में डाल रही हूँ, थ्योरी की सारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो आपका पढ़ा हुआ नहीं है। तो आपको थ्योरी भी जरूर देखना है और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखिए, और जो नोट्स में बनाने के लिए आपको शुरू से बोलती आई हूँ वो नोट्स को जरूर पढ़िए। ठीक है, चलिए ये तो जो इंपॉर्टेंट था बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि सार्वजनिक क्या होता है। देखिए भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होते हैं? ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र जिसे सरकार चलाती है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी डिस्पेंसरी वगैरह बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ऐसे चिकित्सालय या फिर स्वास्थ्य केंद्र होता है जिन्हें कौन चलाता है? जिन्हें सरकार चलाती है। बिल्कुल याद रखना है आपको। ओके, अब ये एक स्टोरी दी गई है हाकिम शेख की स्टोरी कि उनके साथ क्या होता है। हाकिम शेख पश्चिम बंगाल खेत मजदूर थे, वो चलती ट्रेन से गिर गए थे, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी थी। और क्या हुआ था, वो कई मतलब कि जहां भी वो जाते थे, जो जिस भी गवर्नमेंट, वो गरीब व्यक्ति थे, खेत मजदूर यानी कि गरीब व्यक्ति हुए, वो जिस भी हॉस्पिटल में जाते थे वहां कहीं पे ये बोल दिया गया था कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कहीं पे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, इस तरह से। देखिए उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि यहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं थी, कोई बेड नहीं है। दूसरे अस्पताल में गए तो वहां पे ये बोला गया कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो नहीं है वहां पे। मतलब कि वो 14 घंटे में 8 सरकारी अस्पतालों के चक्कर काट लिए। तो आप सोचिए कि 14 घंटे में जो आदमी को बहुत गहरी चोट लगी, वो 14 घंटे में 8 अस्पताल, 14 घंटे वो बस अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, उनका इलाज स्टार्ट नहीं हुआ। तो ऐसी हालत में उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। और लास्ट में क्या हुआ, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वो उन्हें एडमिट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लास्ट में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और वहां पे उनका इलाज चला और वो ठीक भी हो गए। लेकिन उस निजी अस्पताल में क्या हुआ, इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा लगा था। और लास्ट में उन्होंने हाकिम शेख ने क्या किया, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण, मतलब जो उनके साथ उपेक्षापूर्ण रवैया कराया गया था, सरकारी हॉस्पिटल में कराया गया था, रवैये के कारण नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा कर दिया। ठीक है, मतलब कि जो इन लोगों ने क्या, हाकिम शेख और PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा किया, मतलब कोर्ट में मुकदमा कर दिया हाकिम शेख ने इस बात पर कि उनके साथ सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह से रवैया कराया गया है। और लास्ट में क्या हुआ था, कोर्ट के मुकदमे के कारण जो भी हुआ था उनके साथ, उसकी जांच की गई और जो सरकारी हॉस्पिटल है उन्हें गलत ठहराया गया और हाकिम शेख को सारी जो उनके इलाज में जो खर्चा हुआ था वो खर्चा उन्हें दिया गया। ठीक है, भले ही खर्चा दिया गया, सब कुछ सही है, वो बाद में मुकदमा करने लायक बचे तभी तो खर्चा दिया गया, लेकिन 14 घंटे का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब हो सकती थी। तो ये जो सरकारी हॉस्पिटल के रवैये होते हैं ये सही नहीं होते हैं, इसके लिए सरकार को ही कदम उठाना चाहिए। ओके, अब यहाँ देखिए इलाज का खर्च, यहाँ पे केस स्टडी दी गई है दो दोस्तों के बारे में, अमन और रंजन। दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। अमन क्या है, रंजन का परिवार साधन संपन्न है और अमन एक गरीब परिवार से है। दोनों को क्या होता है, वायरल फीवर होता है। अमन एक सरकारी हॉस्पिटल में दिखाता है और रंजन वहीं पे क्या करता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाता है। ठीक है, तो रंजन की इलाज बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, सब कुछ फटाफट उनकी टेस्ट हो जाते हैं, डॉक्टर दवाइयां देते हैं, ये करते हैं, वो ठीक हो जाता है जल्दी। लेकिन अमन का क्या होता है, उनको लंबे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। देखिए लंबे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, टेस्ट भी होता है सारा, लेकिन अब टेस्ट के लिए उन्हें लंबे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। फिर वो जाते हैं, मतलब कि देख रहे लंबे लंबे लाइन में उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद फिर वो जाते हैं टेस्ट का रिपोर्ट लेके, तो वहां पे एक दूसरी डॉक्टर बैठी रहती है, वो सारा रिपोर्ट देखती है और फिर उसे बस 1-2 टैबलेट्स देती है और वो बिल्कुल सही, उसके बाद रंजन सही हो जाता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहां पे दवाइयां, जो ये रंजन है उसे बहुत ज्यादा दवाइयां दी जाती हैं। क्यों दी जा रही है, पैसे कमाने के लिए। लेकिन वही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे बहुत लंबे लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है उन्हें। और इसी कारण क्या है कि वो लेट से ठीक हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग गए थे। वही रंजन का रिपोर्ट 2 से 3 घंटे में आ गया, मतलब यानी कि एक दिन में सारा कुछ हो गया और इन्हें पूरा हफ्ता लग गया अपने इलाज करवाने में। ठीक है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे दवाइयां ज्यादा दी गई थी, वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयां कम दी गई और उन्हीं कम दवाइयों से
जो दूसरा बच्चा कौन था, अमन, वो बिल्कुल सही हो गया। तो ये अंतर है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, इलाज का खर्चा क्या है कि रंजन के इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था, वहीं पे अमन के इलाज का खर्चा बिल्कुल भी नहीं था, उनका फ्री में सारा इलाज हुआ था। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगने का ये भी कारण होता है कि फ्री में इलाज होता है, तो इस कारण वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब जहां पे बहुत सारे लोग होंगे वहां तो लाइनें लंबी होंगी, वहीं पे अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां कम लोग होते हैं, क्योंकि इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो कम लोगों में क्या होता है, लाइनें कम होती हैं। ठीक है, अब देखिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, जिसके बारे में हम ऊपर देख चुके हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, बिल्कुल इसके बारे में आता है, तो आपको अच्छे से समझना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जिसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहते हैं। ओके, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ओके, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्या है, स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जिसे किसके द्वारा चलाई जाती है, सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिन्हें हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलते हैं। इसकी एक श्रृंखला होती है, डिस्पेंसरी होती है, हॉस्पिटल, ये किसके द्वारा चलाया जाता है, सरकार के द्वारा। इसमें फ्री की दवाइयां भी मिलती है, फ्री का इलाज होता है, फ्री का टेस्ट होता है, सब कुछ। ओके, ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, यहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होती है। हर पॉइंट आपको जो भी मैं हाईलाइट कर चुकी हूं उसे आपको ध्यान से देखना है या पढ़ना है, समझना है कि एक गांव के स्तर पे एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक नर्स एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर वहां पे नहीं होते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। जिला स्तर पर क्या होता है कि जिला अस्पताल होता है जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है, जो ग्राम स्तर पर होते हैं। ओके, अब क्या है, इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है। अब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो केंद्र, क्या सरकार अपनी तरफ से पैसे देती है, बिल्कुल नहीं। हमें धन कहां से मिलता, मतलब उन्हें धन कहां से मिलता है, चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। हम ही जो टैक्स के रूप में पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं ना हर चीज में, बहुत लोग उसे गलत कहते हैं कि ये टैक्स हमसे क्यों इतना लिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, वो टैक्स कोई भी गवर्नमेंट अपने ऊपर खर्च नहीं कर रही, वो किसी भी तरह खर्च हमारे ऊपर ही होता है टैक्स। ठीक है, तो जो टैक्स हम देते हैं उन्हीं टैक्स के पैसे से सरकारी सेवाएं, जो भी सरकारी सेवाएं, उन्हीं टैक्स के पैसे से वो सरकारी सेवाएं लागू की जाती है। ओके, अब है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क, यानी कि बिना पैसों की या फिर बहुत ही कम कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाना है, उन्हें देना है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का एक अन्य कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। ये इस तरह की बीमारियां होती हैं। टीबी ये बहुत तेजी से फैलता है, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियों को रोकना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य होता है। ठीक है, उस सेवाओं का अन्य एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि इस तरह की बीमारियों को रोकना। लोगों में ये मतलब लोगों को समझाते हैं कि इस तरह की बीमारियां किस तरह रुक सकती है, इस तरह की बीमारियों को रोकना इनका कार्य है। ये भी बिल्कुल याद रखिएगा कौन कौन सी बीमारियों को रोकने का कार्य होता है। टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां जो कि मतलब कि बहुत तेजी से फैलती है। ओके, इस तरह की बीमारियों को रोकना। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि आपका चिकनगुनिया, मलेरिया किससे होता है, मच्छर से। ठीक है, याद रखिएगा। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। जीवन का अधिकार क्या होता है, सरकार की यह है सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करें। जीवन के अधिकार में मैं आपको बता चुकी हूँ, जीवन जीने का स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन, मतलब कि जो कहते हैं कि एक सही कैलोरी के साथ लोगों को भोजन मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा, पोल्यूशन मुक्त वातावरण, स्वच्छ हवा, इन सब की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और जीवन के अधिकार में ये सारी चीजें दी गई हैं कि जीवन के अधिकार में ये सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए। अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं आपको पता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में आपको पता है कि वहां पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। ठीक है, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड आदि हर चीज वहीं पे हो जाएगा। वहां सुविधाएं बहुत ही अच्छे तरीके की सुविधाएं होती है निजी स्वास्थ्य हॉस्पिटल में, मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि वहां पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है, यानी कि पैसे हमसे बहुत ज्यादा लिए जाते हैं उस सुविधाओं को देने के लिए। ओके, अब आगे देखिए क्या है, स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं?
हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। भारत में क्या होता है, निजी सेवाएं तो बढ़ रही है कि परंतु सार्वजनिक नहीं। अब क्या हो रहा है, जो एमबीबीएस करके या फिर जो डॉक्टरी पढ़ के मेडिकल करके डॉक्टर बन रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, अपना खुद का डिस्पेंसरी खोल लेंगे, अपना खुद का वो डिस्पेंसरी खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें ज्यादा इनकम महसूस होता है कि हमें ज्यादा इनकम मिल रहा है, ज्यादा फैसिलिटी हमारे साथ है, ज्यादा इनकम है। तो इस कारण क्या होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं तो बढ़ रही है लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़ रही हैं, और इसकी भी जिम्मेदारी हमारे सरकार की है कि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाए ताकि जो गरीब लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा इनकी सुविधाएं मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भारत, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार क्या है। भारत आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों से के जेनेरिक नाम के ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त हो। यानी कि जो दवाइयां लिखती हैं पर्ची में, जो डॉक्टर दवाइयां लिखती हैं, उनका जेनेरिक नाम यानी कि जो रियल नेम होते हैं वही लिखना चाहिए, और मतलब कि जो पर्ची बनाते हैं डॉक्टर वही नाम उसमें लिखना चाहिए। ये कौन कहता है, आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता। ओके, यही था स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या सबके लिए पर्याप्त है, सबके लिए पर्याप्त नहीं है, ये तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पानी, पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये मैं आपको बता चुकी, उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे जीवन के अधिकार में ये सारी चीजें हैं और ये चीजें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, इसी कारण लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। अब देखिए केरल का अनुभव क्या है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। क्या किए थे, राज्य के पूरे बजट पर 40% पंचायतों को दे दिया। मतलब राज्य के पूरे बजट को 40% किसे दे दिया, पंचायत को। याद रखिएगा कब का है ये, कब की घटना है, 1996 में। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे क्या हुआ, गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। ठीक है, मतलब पीने का पानी, साफ पीने का पानी हो सका, आहार यानी कि भोजन, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सकी। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया। जल वितरण व्यवस्था की भी जांच की गई कि जल जो बांटा जा रहा है, जल जो वितरण किया जा रहा है वो अच्छी, मतलब कि स्वच्छ जल ही लोगों को दिया जाए पीने के लिए। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में इससे स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों को अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन क्या हुआ, सरकार जैसे ही कदम उठाई कि सरकार क्या किया, अपने बजट का 40% पंचायत को दे दी, तो क्या हो गया, आप हमेशा देखते हैं कि गांव में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। फैलती हर जगह है, शहरों में भी फैलती है, लेकिन शहर के लोग जल्दी इलाज करा लेते हैं। गांव में क्या होता है कि वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं है, तो इस कारण वो इलाज नहीं करा पाते। पानी की जो गंदगी, तो अब ये बोल ही नहीं सकते कि गांव में है शहर में है। गांव का वातावरण ज्यादा स्वच्छ है शहरों के मुकाबले, लेकिन गांव में बीमारियां इसलिए ज्यादा होती है, लोग बीमार होते हैं क्योंकि वहां पे लोग जल्दी इलाज कराने नहीं जाते। ना जाने का कारण यही है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो गांव शहर से बहुत कटा हुआ है, बहुत दूर है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण वो इलाज नहीं करवा पाते, नहीं जाते। जो गरीब लोग हैं गांव में, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके इलाज करा पाए। तो इसलिए 1996 में केरल सरकार ने राज्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया कि बजट का 40% पंचायत को दे दिया। क्यों, कि अपने क्षेत्र में वो इस तरह की सुविधाएं प्रदान करें, पानी, पीने के पानी का मतलब स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराएं, भोजन की सही कैलोरी के साथ लोगों को भोजन मिल सके। औरतों के विकास, औरतों के साथ क्या होता है कि वो ज्यादा बीमार होती है। बीमार होने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर औरतें बीमार होती हैं तो वो जल्दी जाके इलाज नहीं करवाना चाहती, वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहती, ना ही दवाई लेना चाहती। इस कारण उनके मतलब, और शिक्षा, यानी कि अगर शिक्षित होंगे तो हमें पता होगा कि हमें अपना भी इलाज कराना जरूरी है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य भी हमारे फैमिली के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें करने से क्या हुआ कि वहां के स्वास्थ्य सुविधाओं में जो सुधार आया, और उसके बाद भी कुछ चीजें थी जिसमें सुधार में कमी आई, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, तो इनमें सुधार की जरूरत थी। लेकिन जो स्वच्छ पानी जो पंचायत के अधीन था, जो पंचायत के हाथ में था, उन चीजों में उन्होंने सुधार किया। अब है कोस्टारिका का तरीका। वही कोस्टारिका अमेरिका का एक क्षेत्र है। ये कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ठीक है, कोस्टारिका क्या है, याद रखिएगा, कोस्टारिका क्या है, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है कोस्टारिका।
इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कोस्टारिका एक देश है मध्य अमेरिका में, उसने ये निर्णय लिया कि वो देश में कोई सेना नहीं रखेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि देश में सेना न रखने का निर्णय किसने लिया था। देश में सेना न रखने का निर्णय किसने लिया था? कोस्टारिका में। कोस्टारिका कहाँ है? मध्य अमेरिका में है, मध्य अमेरिका का एक देश है। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। क्या हुआ? जो सेना पर वो व्यय करते थे, सेना में जो खर्च करते थे, वो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने लगे। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है। बिल्कुल सही है, हम भी बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे पढ़ाई में भी मन लगेगा, तभी हम कुछ समझ पाएंगे बहुत अच्छे से चीजों को। तो कोस्टारिका की सरकार भी यही मानती, तो इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती थी। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वस्थ और स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं वो सुविधाएं देती थी, जैसे पीने की सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का जरूरी भाग है। स्वास्थ्य की शिक्षा को क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। भले कोस्टारिका में माना जाता हो, हमारे यहाँ भी इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और अब स्कूलों में ये बिल्कुल बताया जाता है, क्योंकि अगर हमें ये माना जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से हम वैसे ही बच जाएंगे। अगर हम किसी चीज से बचाव करके रखेंगे, तो अगर किसी बीमारी के बारे में हमें पता होगा कि इस चीज से हमें ये बीमारी लग सकती है, तो उस बीमारियों से हम बचाव करके रखेंगे, तो उन बीमारियों से हम वैसे भी बचे रहेंगे। तो ठीक है, तो हम देख चुके हैं कि कोस्टारिका का तरीका क्या था, केरल में क्या था। तो दोनों ही सरकार ने अपने तरफ से मतलब की कोशिश की। कोस्टारिका में बहुत ऊपर दर्जे की कोशिश की गई तो वो बिल्कुल सक्सेस हुआ। केरल में भी कोशिश की गई, यहाँ भी सक्सेस हुआ, लेकिन जो थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पे थी उसमें मतलब कि सुधार करने की कोशिश की जा रही है और सुधार की जाएगी। ठीक है, हमारा चैप्टर हो चुका है बेटा, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इसमें हम देख चुके हैं। ये क्या है? सरकार में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो सबसे पहले हम यही पढ़ चुके हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चाहिए। तो प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए सबसे बेसिक चीज यही है। ओके, फिर चिकित्सा पर्यटक क्या होता है, संचारणीय बीमारियां क्या होती है, फिर भारत सर्वाधिक चिकित्सा विद्यालय भारत में है, पूरे देश में। ठीक है, फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, हाकिम शेख की स्टोरी याद कर लीजिएगा कि हाकिम शेख ने क्यों, याद नहीं करने के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं स्टोरी बता चुकी, स्टोरी कोई रटने की चीज नहीं होती है। ठीक है, स्टोरी कोई रटने की चीज नहीं होती है, वो तो हमें समझने की चीज होती है कि जो कोर्ट में मुकदमा क्यों दायर किया था हाकिम शेख और पीबीकेएमएस ने। पीबीकेएमएस देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है पीबीकेएमएस। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ही कोर्ट में मुकदमा किया था। क्यों किया था? क्योंकि हाकिम शेख के इलाज कराने में 14 घंटे का लेट हुआ था, जबकि उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी थी। ओके, उसके बाद यहाँ अमन और रंजन की स्टोरी दी गई है कि दोनों के साथ दोनों ही दोस्त थे, दोनों बीमार हुए, एक प्राइवेट स्कूल में एक प्राइवेट कॉलेज में, स्कूल कॉलेज नहीं हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे, दूसरे कहाँ पे करा रहे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाया गया है। फिर हमारा आगे वही सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, किस तरह के डिफरेंस है दोनों में, क्या क्या कहाँ पे क्या सुविधाएं हैं और कहाँ पे क्या ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, नुकसान तो नहीं कह सकते, मतलब कहाँ पे क्या सुविधाएं हैं दोनों में अंतर, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। फिर हमारा ये है स्वास्थ्य सेवाएं और समानता, क्या हर जगह समानता है स्वास्थ्य सेवाओं में। उसके बाद है हमारा केरल का अनुभव, कोस्टारिका का अनुभव। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन ये आया था कि किसी भी स्टोरी में ये दिया गया था कि किसी गांव के बारे में बताते बताते चीन के गांव का लास्ट में जो नहीं कॉलम दिया जाता है सिविक्स में कि किसी दूसरे गांव का, यह हिस्ट्री के हर चैप्टर में है कि हम पढ़ते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद रशियन संस्कृति के बारे में लास्ट के बॉक्स में दिया रहता है रशियन संस्कृति के बारे में। तो पेडालोजी के क्वेश्चन में था कि ऐसा क्यों है कि चैप्टर के लास्ट में किसी दूसरे यानी कि रशियन उसका नाम लिख के दिया गया था कि इसके बारे में क्यों बताया गया था, इससे बच्चों के मतलब बच्चों पे क्या इफेक्ट होगा। तो वो इसलिए था कि बच्चे अपनी संस्कृति के साथ साथ उसी समय जो दूसरी संस्कृति डेवलप हो रही है दोनों में तुलना कर सके। ठीक है, तो याद रखिएगा पेडालोजी के क्वेश्चन भी हमारे चैप्टर से ही आते हैं।
तो चैप्टर को समझते समझते एक दो पेडालॉजी के क्वेश्चन भी आपको समझना है। पेडालॉजी के क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी मतलब हमेशा हमें बच्चों के बेनिफिट में ही आंसर देना है, ठीक है। उसमें जहां भी आ जाए कि बच्चों को पनिशमेंट देना है, ये देना, तो वो क्वेश्चन तो वहीं पे गलत होगा। ओके, तो हमारा ये चैप्टर भी हो गया। सेकंड चैप्टर 7th की पॉलिटी हम करा रहे हैं, सेकंड चैप्टर भी हमारा हो चुका है। अब मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डालूंगी कल सुबह आप तैयार रहिएगा। कल 8 बजे मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डल जाएगा, सुबह 8 बजे। उसके बाद फिर से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बाद फिर से 2 चैप्टर कराने के बाद एक मैराथन की क्लास कराऊंगी ज्योग्राफी, ठीक है। 7th क्लास की ज्योग्राफी की मैराथन की क्लासेस, पूरी 7th क्लास की ज्योग्राफी उसमें कवर होगी। वो 2 घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं होगी, ठीक है। 2 घंटे में पूरी 7th क्लास की ज्योग्राफी कवर होगी, तो उसको आपको जरूर देखना है। अगर आप सही मायने में पढ़ना चाह रहे हैं तो 6, 7, 8 की ज्योग्राफी मैं 6 घंटे में आपको करा दूंगी, जबकि मैं सारा करा चुकी हूँ, थ्योरी करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी जरूरी है क्योंकि अब रिवीजन क्लासेस भी बहुत जरूरी है। रिवीजन क्लासेस के लिए मैं आपको बार बार बोलती आ रही हूँ शुरू से कि आप नोट्स बनाइए, नोट्स पढ़ते रहिए। जैसे जैसे मेरा वीडियो देखते हैं साथ के साथ नोट्स पढ़िए, और नोट्स पढ़ने के बाद फिर से वीडियो देखिए ताकि आपको फायदा मिले। देखिए कि आप नोट्स पढ़ने के बाद क्या फायदा हो रहा है, और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी साथ के साथ जरूर देखते जाइए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।